मिडिल ईस्ट में आग और भड़क गई है। अब जंग का दायरा और फैल चुका है। इजराइल अब सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं बल्कि चारों तरफ से घिरता जा रहा है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार सीधे इजराइल को निशाना बनाया है। खबरों में देखा गया है कि यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इस हमले के बारे में देखा गया है कि ये जो हमला है ये इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते जो सीधे संघर्ष है, इन संघर्ष के बीच में हुआ है। हूतियों ने यहाँ पर ईरान और लेबनान के समर्थन में अपनी पहली सैन्य जो कार्रवाई है इसे यहाँ पे संबोधित करते हुए बताया है। मुख्य घटनाक्रम की अगर बात किया जाए तो जैसे कि यहाँ पर हमले का लक्ष्य जो है सबसे पहले यहाँ पे आता है हूती सैन्य जो प्रवक्ता है, इन्होंने यहाँ पे दावा किया है कि दक्षिणी इजराइल में जो संवेदनशील सैनिक ठिकाने था, इन ठिकानों को यहाँ पे निशाना बनाकर नष्ट करना इनका यहाँ पर लक्ष्य था। उन्होंने इन ठिकानों पर अपना बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसे छोड़ दिया। इजराइल की प्रतिक्रिया अगर देखा जाए तो जैसे कि ये जो हमला हुआ था मिसाइल से, तो ये हमला यहाँ पर सफलतापूर्वक नहीं हो पाया, ये बीच में बाधित हो गया। इजराइल के रक्षा बलों ने यहाँ पे पुष्टि की है कि यमन के द्वारा जो दागी गई मिसाइल थी उसे इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो हूती समुदाय ने यहाँ पर जो मिसाइल दागी थी तो वो मिसाइल इजराइल के ऊपर जो है पहुँच नहीं पाया और ये आधा ही रास्ता में इसे जो है नष्ट कर दिया गया। प्रभावित क्षेत्र के बारे में देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे कुछ इलाकों में हमलों के कारण यहाँ पे लगभग जो है हमले के कारण प्रभाव देखा गया है। इजराइल के मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास सायरन जो है इसे बजाए गए थे। अगर हम लोग इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर ये जो युद्ध है ये कोई नया युद्ध नहीं है इन दोनों के बीच में। लगभग पहले भी यहाँ इन दोनों के बीच में जो लड़ाई है ये शुरू हो चुके थे। हूतियों ने पहले भी लाल सागर में जहाज पर हमले किए थे, लेकिन अभी का जो समय है ये समय को ताज़ा हमले के रूप में यहाँ पे संबोधित किया गया है, क्योंकि इजराइल ईरान युद्ध जो है ये लगातार अभी चलते ही रह रहा था और इसी बीच में यहाँ पर इनकी जो कार्रवाई है ये शुरू हो गई। चेतावनी के रूप में भी यहाँ पे देखा जाए तो हूतियों ने यहाँ पे खुली चेतावनी दी है कि वह तब तक हमला जो है उसे जारी रखेंगे जब तक इजराइल के आक्रमण अभियान जो है वो पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाते। मिडिल ईस्ट पर अगर हम लोग इन सारी घटनाओं के बारे में देखें तो इन सारे घटनाओं से क्या क्या संभावित प्रभाव उत्पन्न होंगे, तो जैसे कि यहाँ पर युद्ध का जो विस्तार है ये लगभग यहाँ पे बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हूतियों के इस हमले के बाद संघर्ष अब गाजा, लेबनान और ईरान से बढ़ करके अब यहाँ पर अमन तक फैल गया है। हूतियों ने यहाँ पे चेतावनी दी है कि ईरान, लेबनान और इराक पर होने वाले हमलों के जवाब में अपने सैन्य अभियान जो है उसे ये जारी रखेंगे। अगला कारण यहाँ पे संभावित प्रभाव के रूप में है वो है समुद्री व्यापार पर संकट। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो जो लाल सागर है और बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य जो है लगभग यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों के रूप में देखा गया था इन्हें। तो अब ये जो मार्ग है लगभग यहाँ पर खतरा जो है वो अब मंडरा रहा है। यदि हूती यहाँ पर जहाज को निशाना बनाते हैं तो फिर वैश्विक व्यापार और जो ईंधन की कीमत है इन सारी चीज़ों पर यहाँ पे गहरा प्रभाव पड़ेगा और फिर से यहाँ पर तेल की कीमत में या फिर ईंधन की कीमत में उछाल देखने को मिलेगा। इजराइल की यहाँ पे जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जाए तो इजराइल ने भी यहाँ पे अपने आप को साबित कर दिया है। इजराइल ने पहले भी हूतियों के हमलों के जवाब में यमन के जो हुदैदा बंदरगाह है जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर बमबारी की थी।
इज़राइल फिर से यहाँ पे देखा जाए तो यमन में हूतियों के सैनिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। इस तरीके से दोनों यहाँ पे देशों जो है, इन दोनों देशों के पास लगभग जो है एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे खुली चुनौती देने का पावर है। क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे हूतियों के इस कदम को ईरान के नेतृत्व वाले एक्सिस ऑफ जो रेजिडेंट है यहाँ पर के समान के रूप में यहाँ पे देखा जाए तो ये लगभग जो है प्रयास के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है। इससे यहाँ पर देखा जाए तो जो सऊदी अरब और मिस्र जैसे पड़ोसी देश है, इन सारे पड़ोसी देशों पर सुरक्षा चुनौती जो है वो बढ़ सकती है। अब अगर इनकी कुछ आर्थिक प्रभावों के रूप में देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पर वैश्विक स्तर पर जो तेल है या फिर जो गैसों की यहाँ पे कीमत है उसमें वृद्धि होने की आशंका उत्पन्न हो रही है। साथ में यहाँ पर जैसे कि ऊर्जा जो आपूर्ति है ये भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है, तो इन सारे गतिविधियों पर यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शुरू से ही देख रहे हूतिया या फिर हूती समुदाय, तो जैसे कि हूती जो समुदाय है या फिर जो समूह है, ये समूह कौन है, इनकी संस्थान और इनकी संरचना के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले इनकी राजनीतिक सैन्य जो विंग्स है उनके बारे में देखते हैं। जो हूती समुदाय के लोग हैं जैसे कि यहाँ पे देखा जाए उन्हें अंसार अल्लाह के नाम से जाना जाता है। ये इनका मुख्य नाम है जो एक राजनीतिक दल और सशस्त्र विद्रोहियों के जो संगठन है दोनों के रूप में इन्हें काम करने के तरीके से देखा गया है। ये एक राजनीतिक दल के रूप में भी काम करता है और सशस्त्र विद्रोहियों के संगठन के भी रूप में काम करता है। इनकी नेतृत्व के बारे में देखा जाए तो जो समूह का नेतृत्व है वो अब्दुल मलिक अल हूती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो इनकी संस्थापक जो है वो है हुसैन अल हूती। ये लगभग जो है जो अब्दुल मलिक अल हूती जो है ये हुसैन अल हूती के भाई भी है। सैन्य क्षमता के बारे में अगर बात करें तो हूतियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसी मजबूत क्षमता यहाँ पे है जो सऊदी अरब और यूएई के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। इस तरीके से देखा जाए तो ये लगभग जो है यहाँ पे एक पावरफुल सैन्य क्षमता इनके पास है। प्रशासनिक नियंत्रण के तौर पर देखें तो ये यमन के उत्तरी हिस्से में टैक्स वसूलने का काम करते हैं। साथ में यहाँ पर ये सरकारी जो मशीनरी है उसे भी चलाते हैं और अपनी मुद्रा तक ये जारी करते हैं। ईरान के साथ में अगर इनके संबंध को देखा जाए तो ईरान के इस्लामी जो यहाँ पे जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है और यहाँ पे जो हिजबुल्लाह के रूप में यहाँ पे देखा गया है कि ये इनके ट्रेनिंग और हथियारों का समर्थन जो है इसे मिलता है। इस तरीके से हम लोग देखें तो जो ये हूती समुदाय है इन्हें दो लोगों से यहाँ पे सहायता मिल रहा है। एक तो इन्हें इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड और साथ में यहाँ पे जो हिजबुल्लाह ट्रेनिंग है इनसे भी यहाँ पे इन्हें हथियारों का समर्थन यहाँ पे प्राप्त होता है। थैंक यू।